चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आप लोगों के द्वारा पूछा गया क्या है 3 प्लस आयोटा रूट 5 इनटू 3 माइनस आई रूट 5 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2i माइनस रूट 3 माइनस आई रूट 2। बच्चों कल मैंने आप लोगों को एक आइडेंटिटी बताई थी कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में, वो ये अगर a प्लस ib और a माइनस ib को हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, कोई बताइए। इसको हम डायरेक्टली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है एक ब्रैकेट में a प्लस b हो, एक ब्रैकेट में a माइनस b हो, तो ये बच्चों होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बट यहां पर जब आप करोगे तो आएगा i स्क्वायर b स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू कल मैंने बताई है -1 होती है, जिस वजह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर और एक उसका कॉन्जुगेट, जब आप a प्लस ib इनटू a माइनस ib लिखोगे आप डायरेक्टली बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हो। तो इस रिलेशन या इस आइडेंटिटी का यूज हम यहां पर करना चाहते हैं। तो न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर देखो लिखा हुआ है 3 प्लस आई रूट 5 3 माइनस आई रूट 5, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस, नहीं यहाँ पे अब क्या हो जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर अपॉन, इसको थोड़ा सा अगर आप ओपन करेंगे तो देखिए ये रूट 3 से ये रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। रूट 2i ये भी लिखा हुआ है, रूट 2i ये भी लिखा हुआ है, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 रूट 2i। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ये रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, और बच्चों 9 प्लस 5 करोगे तो कितना आएगा 14, तो ये हो जाएगा 14 अपॉन 2 रूट 2i, 2 से कैंसिल करो तो ये जाएगा आएगा क्या, ये 7 अपॉन रूट 2i। क्या बच्चों हमें आंसर जो लाना था, एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या करना था, बोला ये जा रहा था इस क्वेश्चन को आपको a प्लस ib के फॉर्म में लिखना था। क्या ये जो आया लास्ट में 7 अपॉन रूट 2i, क्या ये a प्लस ib का फॉर्म बन गया या अभी नहीं, बताइए। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो किस टर्म से यानी किस पर्टिकुलर नंबर से या किस चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, रूट 2i से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 7 रूट 2i और अपॉन में आ जाएगा 2i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो जाएगा -2। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो कुल मिला के आप बच्चों इसको लिख क्या सकते हो, 0 माइनस 7 रूट 2 अपॉन 2i। अब ये कॉम्प्लेक्स a प्लस ib के फॉर्म का बना कि नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में? अच्छा, अगर कोई आंसर अगर इस पैटर्न में भी आ रहा है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हो सकता है आंसर इस पैटर्न में आ रहा हो 0 माइनस 7 अपॉन रूट 2i, मतलब जो रूट 2 से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए थे वैसे करना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर को कभी भी इरेशनल फॉर्म में नहीं छोड़ना चाहिए। बट इन केस अगर आंसर इस पैटर्न में भी आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाइएगा कि रूट 2 से नहीं मल्टीप्लाई हुआ ऊपर नीचे, केवल i से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 1/3 प्लस i इंटू 7/3 प्लस 4 प्लस i इंटू 1/3 माइनस और विद इन ब्रैकेट -4/3 प्लस i। कल मैंने आपको बच्चों क्लास में बताया हुआ था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कोई बताएगा? हमने क्या बताया था, कैसे किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम लोग ऐड करते हैं। यस, तो यहाँ पे करेंगे क्या, इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जितने भी रियल पार्ट हैं उनको एक ब्रैकेट में आप लिखिए
1/3 प्लस 4, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 4/3। सारे रियल पार्ट को हमने लिख लिया, प्लस i कॉमन ले लो और सारे इमेजिनरी पार्ट के कोफिशिएंट्स को लिख लो। 7/3 प्लस 1/3, ये हो जाएगा -1। माइनस अंदर जाएगा तो माइनस i होगा, i हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर आएगा -1। बस अब करिए क्या, इसको सिंपलीफाई कर दीजिए। यहाँ पे 3 एलसीएम लोगे, आएगा 1 + 12 + 4, क्या आएगा 1 + 12 + 4। और इसी तरह से यहाँ पे भी 3 एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 7 + 1 - 3, फाइनली हो जाएगा 17/3 प्लस i × 5/3। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, a + ib के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। कोई प्रॉब्लम? और कोई क्वेश्चन? हाँ बोलो, क्वेश्चन बोलना। ओके, मतलब वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, i⁴ 9 प्लस, ओके तो चलिए इनका क्वेश्चन है, बोला जा रहा है इसको a + ib के फॉर्म में लिखना है, क्या इसकी वैल्यू निकालनी है। क्यों शिवम? चलो करते हैं, ये a + ib के फॉर्म में भी लिखते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसको i⁴ 9 को अगर मैं लिख दूं i⁴ 8 × i, कोई प्रॉब्लम? इसी तरह से i⁴ 19 को मैं लिख दूं i⁴ 16 × i⁴3, लिख सकते हैं ऐसा। इससे बेनिफिट ये होगा, मैंने कल आपको बताया था i⁴ की वैल्यू 1 होती है। ये जो i⁴ 8 लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो i⁴ 4 और इसका होल स्क्वायर, इनटू में i रहने दो, प्लस इसको भी लिख सकते हो i⁴ 4 और इसकी पावर 4, और i³ को भी ब्रेक करो, i³ को लिख सकते हो i² × i। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके, i⁴ 4 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, इनटू में i है तो यहाँ पर i आ जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है i⁴ 4 की वैल्यू 1 और 1 की पावर 4 1 ही होगा, i² इनटू में है जिसकी वैल्यू -1 होती है, और -1 का फिर से आप i में मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल आएगा -i। तो कुल मिला के ये क्या हो गया, 0, यानी कि इसका आंसर क्या आया, 0। अब आप इसको चाहो तो लिखना चाहो तो 0 + i × 0 लिख सकते हो, ये आया इसका आंसर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? क्यों बच्चों, किसी का और कोई क्वेश्चन है? बोलिए। चलिए अब देखिए अगला टॉपिक पे आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले टॉपिक पर थे हम लोग, इंट्रोडक्शन पे थे। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस किसने किया, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा क्या होता है, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, कहां से आया ये कॉन्सेप्ट, कल हमने इन सारी चीजों पर डिस्कस किया, आज एक्सरसाइज 5.1 पे डिस्कस किया। अब बच्चों जो अगला टॉपिक है वो इस बार के सिलेबस से रिड्यूस किया गया है, बट उस पे हम थोड़ा सा आज का लेक्चर उसी पर देंगे। आपके टॉपिक से कॉम्प्लेक्स नंबर से 2 टॉपिक रिड्यूस हुए बच्चों, क्या, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना, कि इस बार के सिलेबस से 2 टॉपिक रिड्यूस किया गया। क्या, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये टॉपिक रिड्यूस हुआ है। साथ ही साथ
स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का a प्लस ib टाइप का अगर कोई नंबर है और बोला जाए उसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो ये दोनों ही टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं। तो फिलहाल मैं कुछ चीजें जो आगे हो सकता है थोड़ा बहुत यूज में आए तो उस पर मैं डिस्कस करूंगा। पोलर फॉर्म क्या होता है हल्का फुल्का उस पर आज डिस्कस कर लेते हैं, और क्योंकि इसके जस्ट बाद क्या है, इसके जस्ट बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे सीधा आ जाएंगे। कल मैंने कहा था कि यहाँ पे दो चीजें पढ़ने को मिलेंगी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस पैटर्न की जहां पे b² - 4ac यानी जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो लेस देन 0 होगा, उस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिए, जो दो चीजें आगे थी इसमें पोलर फॉर्म और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, वो दोनों ही चीजें हटा दी गई हैं। उसके बाद क्या है, फंडामेंटल स्टेटमेंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। स्टेटमेंट यही है अरिथमेटिक का, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का, कि किसी भी पॉलिनोमियल में जितने डिग्री का वो पॉलिनोमियल होता है उसके उतने रूट्स होते हैं। ये मैंने कल के इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उसमें लिखा भी होगा। अगर आप रिवाइज्ड सिलेबस सीबीएसई का देखोगे तो उसमें बोला भी गया है कि ओनली स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, यही कि किसी भी पॉलिनोमियल में जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसके उतने रूट्स होते हैं या उतने जीरोस होते हैं, जो कि ऑलरेडी आप लोग जानते हो। तो बच्चों आज हम डिस्कस क्या करेंगे, जो सिलेबस में थोड़ा सा है भी, आर्गन प्लेन। क्या, आर्गन प्लेन या इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है आर्गन प्लेन, या इसी को कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहा जाता है। कुछ नहीं है इसका मतलब, बिल्कुल जैसे कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट का प्रोसीजर पढ़ते थे, बिल्कुल पैटर्न वही है, बस थोड़ा सा नाम की वजह से आपको उस नाम के हिसाब से ध्यान रखना है। इसके बाद जो आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है, भले ही सिलेबस से हटा दिया गया है। पोलर फॉर्म निकालते समय इसकी जरूरत पड़ती थी, वो है आर्गुमेंट। अगर आप बुक देखोगे एनसीईआरटी की तो जहां पे भी लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन पोलर फॉर्म में, तो वहां पे आर्गुमेंट या प्रिंसिपल आर्गुमेंट उसके बारे में डिस्कशन वहां पे किया गया है। तो मैं उसकी थ्योरी थोड़ा सा आपको समझा दूंगा, क्वेश्चन लगाना होगा लगाइएगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। आर्गन प्लेन जो कि है सिलेबस में, उसके बारे में सुनिए क्या होता है आर्गन प्लेन। आपने बच्चों कार्टेशियन प्लेन या क्वाड्रेंट प्लेन ये पढ़ा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। तो आर्गन प्लेन का मतलब ये है, आर्गन प्लेन भी यही प्लेन है जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था। बस फर्क सिर्फ इतना है, फर्क सिर्फ इतना है कि जब कोई ऑर्डर्ड पेयर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करे, जैसे यहाँ पर अगर मैंने लिखा पॉइंट P उसका कोऑर्डिनेट है x, y और ये x, y किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो जब किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट या जब किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हो, तो जिस प्लेन पर इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं इस प्लेन को क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन। यानी सिंपल शब्दों में मैं कहूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है जिस प्लेन पर, उस प्लेन को हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। यहां पर x, y अगर ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है तो ये इसका सीधा मतलब क्या होगा, x + iy। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है -2, -3 और मैंने बोला कि ये एक आर्गन प्लेन है या कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो इसका मतलब क्या होगा, -2 - 3i। ठीक है बच्चों, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस प्लेन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस प्लेन को हम लोग आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। किसी को कोई डाउट इसमें? ओके, और यहाँ पर जैसे ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है इसको r कहा जाता है। r अभी जब पोलर फॉर्म होता तो बहुत अच्छे से क्लियर होता, r जो होता है ये ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस है और इस r को ही हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ z। आप एक्सरसाइज सेकंड देखोगे 5.2 तो उसमें स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में लिखा होगा कि आप गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट और मॉडुलस निकालिए।
तो मॉडुलस क्या है, यही r, यानी o से p के बीच की जो डिस्टेंस है r, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ z। ठीक है, ये होता है मॉडुलस। और आर्गुमेंट क्या है उसको भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो ये हो गया किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसके ऑर्डर्ड पेयर को, जैसे जो रियल पार्ट है मतलब x और y जो रियल को बिलोंग करते हैं, रियल पार्ट नहीं जो एक रियल को बिलोंग करते हैं, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जिस प्लेन का हम लोग यूज करते हैं उस प्लेन को ऑर्डर्ड प्लेन कहा जाता है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस प्लेन का यूज करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन प्लेन कहते हैं। यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर ऐसा हो गया x plus iy लिखा हुआ है, सपोज करो y equals to 0 हो गया। अब y equals to 0 हो गया तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आप देख रहे हो z equals to x plus iy, तो ये क्या हो जाएगा, z equals to x हो जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब ये है अगर कोई पॉइंट ऐसा है या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जिसमें उसका इमेजिनरी पार्ट यानी कि y जो है वो 0 है, तो हम ये कहेंगे कि वो इस यानी इस एक्सिस को हम लोग कौन सी एक्सिस बोलते हैं, रियल एक्सिस बच्चों बोलते हैं। क्यों, क्योंकि अगर y की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, y की वैल्यू 0 कहां पे होती है, x एक्सिस पर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में z की वैल्यू बची क्या, x बची। इसका मतलब ये है कि अगर y 0 है तो हम क्या बोलेंगे, ये जो z x आया वो प्योर रियल कहलाएगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, प्योर रियल है। और इसकी एक्सिस क्या कहलाएगी, x एक्सिस को यहां पर हम लोग क्या कहते हैं, रियल एक्सिस कहते हैं। यानी कि जिस कोऑर्डिनेट प्लेन में आप जिसको x एक्सिस के नाम से जानते थे, कॉम्प्लेक्स प्लेन में उसको हम लोग रियल एक्सिस के नाम से जानेंगे। इसी तरह से बच्चों अगर x की वैल्यू 0 हो गई और y नॉन 0 है, तो आपको पता है पॉइंट y पार्ट पे आएगा, यानी y एक्सिस पे आएगा, और y एक्सिस पे पॉइंट आएगा तो आपको ये मिलेगा z iy, यानी कि जो रियल पार्ट था वो खत्म हो गया, केवल इमेजिनरी पार्ट बचा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलेंगे, इसको बोले थे प्योर रियल, तो इसको क्या बोलेंगे, प्योर इमेजिनरी। और इस केस में जो y एक्सिस है बच्चों वो कौन सी एक्सिस कहलाएगी, इमेजिनरी एक्सिस कहलाएगी। जैसे ये रियल एक्सिस था तो y एक्सिस कौन सी एक्सिस बन जाएगी, इमेजिनरी एक्सिस बन जाएगी। तो बच्चों बस इतना ही था आर्गन प्लेन का इंट्रोडक्शन। आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। यहाँ पर x एक्सिस रियल एक्सिस कहलाती है, y एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस कहलाती है। ठीक है, कुछ पूछना है इतने में किसी को? ओके, तो आइए अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जिसका कि इस साल के सिलेबस से तो कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी उसको थोड़ा सा जो काम की चीजें मैं वही बता रहा हूं। आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं बच्चों। यहाँ पर आर्गुमेंट को हम लोग एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गुमेंट निकालना कैसे निकाला जाता है क्या है, मैं थोड़ा सा ट्रिक्स बता रहा हूं। तो देखिए, जैसे ये कार्टेशियन प्लेन है या कॉम्प्लेक्स प्लेन है, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट P है जिसके ऑर्डर पेयर x y है। इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ वो क्या हुआ, z इक्वल्स टू x प्लस iy। अब बच्चों पोलर फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये आर्गुमेंट का इस्तेमाल हम लोग पोलर फॉर्म में ही करते हैं। अब जैसे जो फॉर्म हटा दिया गया है, बोला क्या जाता था क्वेश्चन में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म आपको दे दिया जाता था स्टैंडर्ड, और बोला जाता था कि आप गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म होता है बच्चों r इनटू में cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये फार्मूला होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। क्या होता है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, जहां पर r क्या होता है, r इज द मॉडुलस ऑफ z, और मॉडुलस ऑफ z आपने पढ़ा है, अगर z हमारा यहाँ पर x प्लस i y है तो मॉडुलस ऑफ z होगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
मॉडुलस ऑफ z मैंने कल भी बताया था, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस y है तो मॉड ऑफ z क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा हुआ है और उसको पोलर फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से लिखते हैं, यानी z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। यहां पर बच्चों दो वैल्यू हमें चाहिए होती है, एक r और एक थीटा, क्योंकि जो ये थीटा है वही यही थीटा है। तो अगर इन दो क्वांटिटीज की वैल्यू हमें पता चल जाए r और थीटा की, तो हम आसानी से किसी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म का पोलर फॉर्म लिख सकते हैं। और r तो आसानी से पता चल ही जाता है, r आसानी से पता चल जाता है, क्यों? क्योंकि जब भी आप जैसे ही आपने स्टैंडर्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का बनाया तो r क्या होता है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी अंडर रूट में ये जो x और y है इनके स्क्वायर का सम कर दोगे तो r तो आ गया। मेन बचता है थीटा, और थीटा की ही सारी हिस्ट्री में आगे डिस्कस करने वाला हूं। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, अब देखिए होता क्या है, r की वैल्यू तो चलो आप लोग देखिए, r की वैल्यू यहां से निकाली जा सकती है, सीधा फार्मूले पे रखोगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट r आ जाएगा। अब आते हैं थीटा। ये जो बच्चों थीटा है ना, यही हम लोग को परेशान करता है, और इसी थीटा को ही हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट। यही जो थीटा है बच्चों, इसी थीटा को बोलते हैं आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ z। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कहलाता है थीटा, आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, ये जो थीटा यहाँ पर यूज हो रहा है cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसी थीटा को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक, z मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट। अब देखिए बच्चों है क्या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट। देखिए करते क्या है, आर्गुमेंट निकालने के लिए, आर्गुमेंट का मतलब क्या है कि जैसे ये कोई पॉइंट P है और सपोज करो ये OP है, ठीक, तो इस OP का x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो स्लोप होगा, जो एंगल फॉर्म होगा, उसी को बच्चों बोलते हैं थीटा। इसको आर्गुमेंट को एक एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है, आर्गुमेंट को एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है। और ये होता क्या है, जैसे जिस पॉइंट को आपने लिखा उस पॉइंट का या ओरिजिन से ज्वाइन कर दो उस पॉइंट को, तो उस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो स्लोप होता है, उस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो स्लोप होता है, यही बच्चों क्या होता है, थीटा। अब यहाँ पर इसके लिए एक चार्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लो हमेशा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बिलोंग करे, ऐसा जरूरी नहीं। तो सब इसके लिए, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो उसके लिए दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, r और थीटा। r मैंने बताया आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, r क्या है, मॉडुलस ऑफ z है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करोगे r की वैल्यू पता चल जाएगी। थीटा आर्गुमेंट होता है जो कि मैं आपको समझा रहा हूं। तो इस थीटा आर्गुमेंट को निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म हमें निकालना है, उसका ऑर्डर पेयर कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। कहने का मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, सपोज करो 2 + 3i, अगला कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है लिखा हो 2 - 3i, अगला कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है लिखा हो -2 - 3i, और मे बी अगला लिखा हो 2 - 2 + 3i। तो सबसे पहले करेंगे क्या, जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म निकालना है तो उसका r निकालेंगे। r का मतलब अंडर रूट, जो भी रियल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का सम में आप निकालोगे। फिर क्या करेंगे, थीटा के लिए, आर्गुमेंट के लिए क्या करेंगे बच्चों, उनके ऑर्डर पेयर लिखेंगे, यानी कोऑर्डिनेट लिखेंगे। जैसे इसका कोऑर्डिनेट होगा 2, 3, इसके लिए कोऑर्डिनेट होगा 2, -3, इसके लिए कोऑर्डिनेट होगा -2, -3, और इसके लिए कोऑर्डिनेट होगा -2, 3। कहने का मतलब ये है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे, उससे पहले कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट निकालेंगे बच्चों तो हमें
ये पता चलेगा कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, और पॉइंट जिस हिसाब से जिस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा उससे रिलेटेड उसका फार्मूला है। आप लोग नोट करिएगा और करिएगा, ट्राई करिएगा, भले पेपर में ना आए बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग करने की कोशिश करिएगा। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ। क्या थीटा मेरे लिए आर्गुमेंट है, तो बहुत ध्यान से इसको लिखिएगा, मैं भी समझा दे रहा हूँ। डिफरेंट केसेस में क्या थीटा इक्वल्स टू अल्फा होगा, अल्फा क्या है मैं अभी सब समझा रहा हूँ। थीटा होगा अल्फा के इक्वल अगर आपका जो पॉइंट x और y है, जो पॉइंट x और y है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करे। यहाँ पर i कोई इंटरवल नहीं है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मैं लिख रहा हूँ। अगर पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, अगर पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा तो ये थीटा जो है क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। जब आपका जो x, y जो ऑर्डर पेयर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर बिलोंग करे तो थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा हो जाएगी। इसी तरह से थीटा की वैल्यू अल्फा माइनस पाई हो जाएगी अगर पॉइंट बिलोंग करे थर्ड क्वाड्रेंट में, और थीटा की वैल्यू माइनस अल्फा के बराबर होगी अगर पॉइंट आपका बिलोंग करे फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जरूरी थोड़ी है कि पॉइंट हमेशा क्वाड्रेंट पे ही बिलोंग करे, एक्सिस पे भी तो हो सकता है किसी, है ना। जैसे अभी हम लोगों ने किया था, कभी x पार्ट 0 आ जाए, कभी y पार्ट 0 आ जाए, कभी दोनों 0 आ जाए। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर x और y किसी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में x और y दोनों 0 आ जाता है तो वहां पर आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं है, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, उसको आप डिटरमिन नहीं कर सकते। वो 0,0 के लिए तो आपको चेक ही नहीं करना है। अब अगर और भी वो दो केसेस बचे हुए हैं, वो ये है कि अगर x 0 हुआ और y नॉन 0 हुआ या पॉजिटिव हुआ, x 0 है और y पॉजिटिव है, यानी आपका जो पॉइंट है वो पॉजिटिव y एक्सिस पे है, तो वहां पे जो आर्गुमेंट होगा वो आप क्या लिखोगे, थीटा, थीटा की वैल्यू जो होगी वो 90 होगी। इसी तरह से अगर x 0 हुआ और y नेगेटिव हुआ, यानी पॉइंट अगर नेगेटिव y एक्सिस पे है तो वहां पे जो आर्गुमेंट होगा वो -π/2 होगा, ठीक। और अगर y 0 हो गया और x नेगेटिव हो गया, अगर y 0 हो गया और x जो है वो नेगेटिव हो गया, x लेस देन 0 हो गया, तो वहां पर थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा ही रहेगी। तो ये केसेस थे बच्चों। अच्छा, अब आप लोग अल्फा अल्फा बहुत देर से देख रहे थे, अल्फा क्या होता है बच्चों। अल्फा के लिए कैसे अल्फा कैसे निकाला जाएगा, tan अल्फा इक्वल्स टू y बाई x। अब y और x क्या है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप x और y देखोगे, जैसे इस फॉर्म का हमें पोलर फॉर्म निकालना था, तो यहाँ से x और y को हमें पता चल जाएगा, x और y पता चल जाएगा, तो हमें ये पता चल जाएगा कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। तो जब क्वाड्रेंट पता चल जाएगा तो उसके हिसाब से हमें जिस क्वाड्रेंट में इनमें से जहां पे भी वो पॉइंट बिलोंग करेगा वहां के लिए ये आर्गुमेंट होगा। पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है, अल्फा डिस्टर्ब करेगा। अल्फा कहां से निकालेंगे आप, अल्फा इस फार्मूले से निकालेंगे, tan अल्फा इक्वल्स टू मॉड ऑफ y बाई x। जैसे यहाँ पे अगर कुछ नंबर होता, सपोज करो यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे ये लिखा होता 1 माइनस i, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, तो tan अल्फा हो जाता मॉड ऑफ -1 अपॉन 1। तो कुल मिला के आता tan अल्फा इज इक्वल टू 1 और अल्फा की वैल्यू आती 45 डिग्री आती। बट कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर 1, -1, यानी x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा माइनस अल्फा के इक्वल, तो यानी आर्गुमेंट यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है -45। थीटा की वैल्यू तुरंत निकल गई -45। r की वैल्यू आप फार्मूले से निकाल लोगे, √x² + y² और z इक्वल्स टू r cos थीटा + i sin थीटा पे रख दोगे तो पोलर फॉर्म आ जाएगा। थोड़ा बहुत समझ में आया बच्चों? फिर से एक बार इस लेक्चर को देखिएगा आप लोग, क्योंकि ये सिलेबस में है नहीं। मैं कल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाऊंगा, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे नहीं बताना है, क्योंकि वो भी सिलेबस से हटा हुआ है और वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था
क्योंकि कभी-कभी ये चीजें बच्चों को फंसा देती है, आगे चलकर अगर कहीं पे पूछ लिया गया तो ये चार्ट आपको याद होना चाहिए और कम से कम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आपको आना चाहिए, बस। चाहे एक क्वेश्चन से आए चाहे 10 क्वेश्चन से आए, वो आपको सीखना है। मॉडुलस निकालना, आर्गुमेंट निकालना, कॉम्प्लेक्स का पोलर फॉर्म में कन्वर्जन, कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन, उसका मॉडुलस, कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालते हैं, ये सारे। एक ही टॉपिक बचा है, वो है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप प्रोसेस देखिएगा, नहीं आएगा तो फिर कभी उस पर डिस्कस करेंगे। कल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्या हुआ, बड़े धीमे धीमे आवाज में बोल रहे हो, किसी को कुछ ऊपर से जा रहा है क्या? ठीक है, एक बार लेक्चर फिर से देखिएगा, आसानी से, इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, बट लगाइएगा क्वेश्चन, कम से कम 2-4 जरूर लगाइए।